अब पहली बात, इस साल बहुत मेहनत लगेगी भाई फिजिक्स में। जैसे टेस्ट देते थे सर, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, पर उनमें सर कैलकुलेटर से चीटिंग करते थे सर। कि साल भर मैंने किया और जब मेरा मार्क्स इतना बढ़िया आने लगा साल भर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसका हाई हो गया। उसने पेपर अटेंड करने का तरीका भूल गया वो जाके, उसने वो क्वेश्चन उठा लिए और कॉन्फिडेंस में आ जाता है इंसान। पिछले साल के नोट्स तैयार हैं? हाँ बढ़िया एकदम। बढ़िया सर। तो अब बनाएगा कि नहीं? अब नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनाएंगे, मुझे यही सुनना था भाई। पूछना ये है कि बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाती है? बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई। एक बालक जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं टोटल ओवरऑल पेपर में, एक बालक जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा बालक बढ़िया है? 200 वाला ना। यही नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई? बैठो। तो सारे बच्चे ड्रॉपर बेच के हैं? डर लग रहा है क्या तुम्हें? मैंने सुना बच्चे डर गए हैं भाई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना भाई? सबको पता है, पेपर वेपर देके आए हो तुम लोग भी? कोई डर रहा हो भाई कि ये क्या है ना? अच्छा, तुम लोगों ने जब पिछले साल तैयारी करी तो तुम्हारा माइंड सेट क्या रहता था? मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपको कहां जाना है, मैं बात कर रहा था कि जब हम किसी जंग की तैयारी में जाते हैं ना, अभी जंग हो रहा है पता है ना, तो जंग की तैयारी में जाते तो हमारा माइंड सेट क्या रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास कितने हथियार है वो मैटर नहीं करता है। इस बार के पेपर ने हमें यह दिखाया कि हमें कितना आता था उससे फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा पेपर अटेंड करने की स्ट्रेटजी से। अरे हाँ कि ना भाई? ऐसा नहीं था कि पेपर करने के लायक नहीं था। हर बार जब भी पेपर होता है पेपर करने के लायक होता है, और इस साल भी बच्चे सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे? भाई किसी को लगता है कि यार इस साल तो बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर बात अलग है। ऐसा लगता है क्या? बच्चा इस साल भी उतना ही सेलेक्ट होगा जो पिछले साल हो रहा था। अरे हाँ कि ना? पर इस साल आपको अपनी टैक्टिस बदलनी पड़ेगी पेपर को अटेंड करने की, पढ़ने के लिए। जो आपका माइंड सेट होता है कि पिछले सालों से, जो 4-5 सालों की अगर हम बात करें, तो जो पेपर आपका आ रहा था बड़ा आसान आ रहा था और फॉर्मूला बेस आ रहा था। तो आपने अपना एक माइंड सेट तैयार कर लिया था कि सर, अगर कोई टीचर आता भी था ना तब भी बच्चा क्या बोलता था कि सर फॉर्मूला बता दो, डेरिवेशन कोई काम का। अरे तुमने भी बोला होगा भाई। अरे हाँ कि ना? सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा भाई। अरे हाँ कि ना? अच्छा, कितने जने जो पेपर देने के बाद उन्होंने अपनी गलतियां नोट करी हैं? पहला क्या कि गलतियां आपने क्या करी? गलतियां ऐसे लिखते हैं क्या? फिर गलत लिखा। अब मात्रा है मत गिनना भाई, ये मात्रा का गेम नहीं है। ठीक है, जो भी है, मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टेक्स। आपने कितनी गलतियां करी साल भर? एक एक जना, इनके पास माइक है किसी के पास? सर एक तो डेली वर्क जो था, जो डेली नहीं किया सर। हाँ, जैसे डीपीपी मॉड्यूल क्वेश्चन सर, ये डेली के डेली नहीं लगाए सर। ओके। और इसके अलावा सर जैसे टेस्ट देते थे सर, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, पर उनमें सर कैलकुलेटर से चीटिंग करते थे सर इवैल्यूएशन में। और जो आपने बताया कि डेरिवेशन, सर डेरिवेशन के फॉर्मूले से आंसर तो आ जाता था सर, पर उसमें क्या सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी, पर उन पे ध्यान नहीं दिया। इस बार जो पेपर का अप्रोच था वो डेरिवेशन वाइज ज्यादा था। आप किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ रहे थे ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम लगभग आधे मिनट से ज्यादा था। अगर बढ़िया से बढ़िया बच्चा भी है ना, तो आधे मिनट से ज्यादा तो क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझ पा रहा था, और उसके बाद उसको करने का टाइम, पेपर लेंदी था। और बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने नहीं थे। साल भर आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया, वो एक स्ट्रेटजी बताता है कि जब आपको पेपर अटेंड करना होता है तब उसको 3 राउंड में करना होता है, बताया था। और इस बार जिस बच्चे ने, भले उसको कम आता हो, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, कुछ बच्चे जो 700 प्लस स्कोर कर रहे थे ना,
वो भी कोई बच्चा 400 में रह गया भाई। एक बच्चे से जब मेरी बात हुई कि सर मैं साल भर 700, 650, 600 ऐसे मेरा स्कोर चल रहा था और मैं 400 में अटक गया। अब पेपर अटेंड करते टाइम जो गलतियां उसने करी कि साल भर मैंने किया, और जब मेरा मार्क्स इतना बढ़िया आने लगा साल भर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसका हाई हो गया। तो उसने पेपर अटेंड करने का तरीका भूल गया। वो जाके उसने वो क्वेश्चन उठा लिए, और कॉन्फिडेंस में आ जाता है इंसान, तो उसने वो क्वेश्चन उठा लिया जो करना नहीं था। पेपर कितना डिफिकल्ट हो कितना आसान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने वो क्वेश्चन उठा लिया जिसमें वो फंस गया भाई। और फंसने के बाद दिमाग हो गया खराब कि साल भर में इतना अच्छा स्कोर कर रहा था। वो ये बात भूल गया कि अगर ये पेपर डिफिकल्ट है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है भाई। आप जब पेपर को देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि पेपर देखा और होश उड़ गए कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। उससे बढ़िया है कि आप क्या करोगे, पेपर जब आपने देखा और अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट आया है तो उससे लड़ने की टेक्निक अलग होती है। मैंने तो हर बार बोला है कि भाई सबसे पहले आसान क्वेश्चन उठाइए, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको आता हो, आसान आसान क्वेश्चन आप करिए। अगर मैं राउंड 1 की बात करूं, जब आप पेपर अटेंड करते हो बेटा, और इस साल का इस बार इस बात का ध्यान पूरे साल रखना, सबसे पहला काम मैं कितने डीपे पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं कितने मॉड्यूल कर रहा हूं, उससे सबसे जरूरी काम क्या है, पेपर अटेंड करने की टेक्निक। और ये एक दिन में समझ नहीं आएगी तुम लोगों को कि आज मैं बोल के चला गया और कल से तुम लोग क्या है कि पेपर देने गए मान लो और तुम यही टेक्निक से करके आओगे, नहीं, इसमें भी तुम मिस्टेक करोगे। पेपर सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि यार पेपर में मार्क्स ज्यादा आएंगे, घर वालों को दिखाएंगे और घर वाले खुश हो जाएंगे। पेपर देने का तरीका क्या है कि पेपर देने के बाद उसको एनालिसिस करिए और उससे सीखे कि उसमें गलतियां आपने क्या करी हैं। क्लियर है? राउंड 1 क्या कि सबसे इजी क्वेश्चन करिए आप, जो सबसे इजी है। बायो में आपको लगता है कि साहब कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं टिक हो जाते हैं, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं, अरे तभी तो 1 घंटे में ठोक देते हो पूरा, हाँ कि ना? अब बायो में जब बच्चा पेपर करने गया भाई, तो वो साल भर जब 180 कर रहा था, 180 जब वो खेल खेल रहा था, और इस बार जब पेपर लेंदी आ गया और बायो अटेंड किया होगा तुम लोगों ने भी, है ना, और बायो ने होश उड़ा दिए। ऐसा नहीं था कि बायो का पेपर बड़ा डिफिकल्ट था, पर लेंदी था। पेपर अटेंड करना था कि आसान क्वेश्चन करके दूसरे सब्जेक्ट में हम आगे बढ़े। पर हमने तो क्या सोचा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, बायो का तो मुझे पूरा आता है और पूरा आना चाहिए। जब बायो में ही आदमी का कॉन्फिडेंस यहाँ आ गया, तो उसने फिर जब केमिस्ट्री में गया तो केमिस्ट्री का पेपर भी बढ़िया था भाई, केमिस्ट्री का पेपर भी क्या था, बढ़िया। और फिर फिजिक्स ने हवा टाइट। पर अब क्या करना है, इजी क्वेश्चन आपने उठाए, उसके बाद आपने भले ही बायो उठाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपने केमिस्ट्री उठाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर फिजिक्स उठाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इजी क्वेश्चन अटेंड करें। आप पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढे जो आपके सिलेक्शन के लिए बने। आने वाले जितने भी साल होंगे उनमें जब भी पेपर होगा, अब आपको यही स्ट्रेटजी काम करेगी कि हमें वो क्वेश्चन ढूंढने जो हमारे सिलेक्शन के लिए बनाए हैं। पेपर में क्वेश्चन होते जो आपके सिलेक्शन के लिए बनाए, अरे हाँ कि ना? अगर आप उन क्वेश्चन को भी ढूंढ लेते ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पेपर आपका बढ़िया जा रहा होता। इस बार कट ऑफ नीचे ऑटोमेटिकली जाएगी भाई, क्योंकि सिर्फ एक का नहीं, बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ। कितने जने थे जिन्होंने ये टेक्निक अपनाई थी भाई? बस 4-5 जने, और बाकी ने क्या किया, ले आजा बायो तेरे को निपटाता हूं पहले, फिर केमिस्ट्री। हाँ, अच्छा एग्जाम नहीं दिया, हाँ, अब बीच बीच में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। चल भाई आगे की बात करते हैं। ये आपका राउंड 1 था। राउंड 2 में क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप आसान क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो उसके बाद आता है मॉडरेट क्वेश्चन का नंबर। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, साल भर आपने
जब आपने डीपीपी करा होगा, मॉड्यूल आपने करा होगा, जो क्वेश्चन 5-6 लाइन से बड़ा है उसको तो आप छोड़ देते होगे कि हमारे बस की बात। अरे हाँ कि ना? मुझे पता है बेटा कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। तो पेपर अटेंड करते टाइम जब आप सेकंड राउंड में जा रहे होगे तब आपको 5-6 लाइन का क्वेश्चन अगर दिखे तो आपको पहले राउंड में उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका 5-10 सेकंड तो वो ऐसे ही खा जाएगा पढ़ते टाइम ही। पढ़ने के बाद वो एग्जाम के सेंटर हॉल में जो प्रेशर होता है ना बेटा, उस प्रेशर में आपके वो क्लिक करेगा या नहीं करेगा उस बात की गारंटी नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि कैसे हम उस क्वेश्चन को पहचाने। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको आप अटेंड कर लें। सेकंड राउंड में आप क्या कर लें, मॉडरेट क्वेश्चन, 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, हो सकता है वो भी आपसे ड्यूरिंग एग्जाम ना बने। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन बनती है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं, होता है ऐसा, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं हो पाता है, आता है फिर भी नहीं होता है, तो उसको छोड़ देना बेहतर है। उसको पकड़े रहना बेहतर नहीं, छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि सारा खेल किसका है, टाइमिंग का है। किसका है? और लास्ट जो थर्ड राउंड होगा उसमें आपको क्या करना, आपके पास समय बचेगा तो फिर आप थर्ड राउंड पे जा पाओगे। अच्छा, कितने जने ऐसे एक बार मैं पूछना चाहता हूं जिनका पेपर छूट गया, समय नहीं मिला सर, जिन्होंने पेपर दिया और जब आपने घर आके पेपर देखा होगा तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते थे, वहां देखा नहीं सर, पेपर देखा ही नहीं। अरे देखा क्या किसी ने? आप पूरे साल भर जब एग्जाम दोगे ना, टेस्ट दोगे, तब भी आप देखोगे और इस बात को रियलाइज करोगे कि जब आप घर आके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर मेरे पास समय होता तो इस क्वेश्चन को मैं विद इन 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर आता। हाँ कि ना? तो क्या हमें सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन से गुजरना जरूरी है जिनको हम कर सकते थे? पहली बात। अरे हाँ कि ना? नींद आ रही है क्या? समोसा कचौरी मंगा ले, तैयार बैठे हैं सर, ऐसा? तो भाई जवाब दो, तुम्हारे लिए आया हूं। पेपर अटेंड करने की स्ट्रेटजी क्लियर है? साल भर हमें कैसे पढ़ना है उस पर मैं बात करता हूं भाई। फिजिक्स, अरे हाँ कि ना? ये फिजिक्स नहीं, आसान एकाक का दरिया है और तैर के जाना है भाई, तैर के जाना है, डूब के मरना है क्या? अब पहले बात, इस साल बहुत मेहनत लगेगी भाई फिजिक्स में। पहली बात, जो भी टीचर आपको पढ़ाने आते हैं उनको सपोर्ट करिएगा। किस बात के लिए? डेरिवेशनल अप्रोच हर टीचर कराता है। किसी भी फॉर्मूले का अगर डेरिवेशन कराना होता है तो उसको कभी भी मना नहीं करना है किसी भी टीचर को कि नहीं सर डेरिवेशन नहीं कराना है, फॉर्मूला बता दो। इस बात के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली सब करवाया जाएगा, पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर डेरिवेशन का जो अप्रोच है अगर वो आपको सिखाया जा रहा है उसके लिए तैयार रहें। अपना एक माइंड सेट क्रिएट कर ले भाई कि अगर आपको कोई चीज क्लास में डिफिकल्ट लग रही है तो उसको 2 बार पूछिए, घर पे जाकर उसको 3 बार करिए, समझ में आएगा भाई। आप क्या करते हो कि एक बार डिफिकल्ट आया फिर हम छोड़ देंगे कि नहीं सर नहीं बैठ रहा, कोई नहीं रहा सर। समाकलन अवकलन से डर लगता है किसी को? मैंने देखा भाई, ये मेरा शायद 11 ईयर है पढ़ाते हुए, मैं देखता हूं बच्चे को x की पावर n वाले फॉर्मूले से डरता है। सबसे ज्यादा फिजिक्स में x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। अरे तो क्यों डरना है भाई इससे? साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होता है, कॉस थीटा का यूज होता है, क्यों डरना है भाई समाकलन से? और समाकलन तुमसे कोई समीकरण थोड़ी हल करवाई जाती है, एक फॉर्मूला अप्लाई करवाया जाता है। तुम्हें यह सिखा दिया जाए कि भाई साहब ऐसे ऐसे काटना है। 2 एलिमेंट लेने होते हैं फिजिक्स में, एक किसी लेंथ को तोड़ने के लिए dx लंबाई का एलिमेंट लेना होता है और रिंग को तोड़ने के लिए थीटा पे जाके r d थीटा का। इस बात का पूरा ध्यान रखना कि अगर कोई मैथमेटिक्स की चीज फिजिक्स में आ रही है तो आपको सीखनी है। वो फिजिक्स में पता नहीं कितनी बार यूज होगी। पहली बार हो सकता है कि आपको डर लगे कि यार ये कैसे किया जा रहा है, एलिमेंट लेना कैसे, वो फिक्स है, वो सीखना है। मैथ्स बनाइए हेल्प करने के लिए, तो उसको सीखना पड़ेगा। और इस बार जो जितना डीप तरीके से सीखेगा वही पेपर को ढंग से कर पाएगा। तो अपनी मेंटालिटी चेंज कर दीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए भाई कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला पढ़कर, फॉर्मूला रट्टा मारकर ट्रिक
रट्टा मारकर मैं करके आ जाऊंगा, करके आ जाएगा पर उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से करके आना चाहिए। ट्रिक वही याद रखना जो सब जगह लगती हैं, और अगर आपको ट्रिक आती है तो साथ में आपको उसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ट्रिक बुरी बात नहीं है, पर ट्रिक के साथ साथ आपको अब क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हमें ड्यूरिंग पूरे साल ध्यान रखना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? हाँ कि ना? डीपीपी कितने जने नहीं करते हैं? हाँ, तो भाई मेरी बात सुन, डीपीपी करना जरूर। डीपीपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं। इस साल भी आए हैं डीपीपी के भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट, जो क्लास नोट्स में नहीं कराए, डीपीपी से क्वेश्चन उठ के आए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं डीपीपी के अंदर। डीपीपी के क्वेश्चन करने और टेस्ट देना मत छोड़ना। ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है ना। स्टार्टिंग में तुम सारे टेस्ट दोगे भाई, पहला टेस्ट दोगे ना, बढ़िया मार्क्स आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे तुम्हारा टेस्ट नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आपके मार्क्स अप डाउन होते रहेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तो मार्क्स कम ज्यादा हुए, तो मार्क्स कम होते ही क्या करोगे? पेपर देना छोड़ देंगे। ऐसा पेपर देना छोड़ देंगे? छोड़ते हैं भाई, हर साल छोड़ते हैं, पेपर देना छोड़ देते हैं। मार्क्स कम आ रहे हैं कि मार्क्स को देखते ही घर वाले भी परेशान करते हैं और हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेपर देना छोड़ दिया। पेपर सिर्फ इसलिए मत देना कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं। पूरे साल पेपर को एक ही टेक्निक से करना है, आसान, मॉडरेट और डिफिकल्ट। और दूसरी बात, अगर तूने पहला टेस्ट दिया और उसमें मान ले तेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं, सुनना ध्यान से, एक बालक जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं टोटल ओवरऑल पेपर में, एक बालक जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा बालक बढ़िया है? 200 वाला ना। यही नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। पूरी बात आपने सुनी नहीं। जिसके 100 मार्क्स आए उसका नेगेटिव मार्किंग 0 है। क्या है? 0। और इसका नेगेटिव मार्किंग है -50 या -20 नंबर। जिसके 100 मार्क्स आए उसका नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0। और जिसके 200 आ रहे उसका -20। मेरे लिए बढ़िया कौन है? जिसका नेगेटिव मार्किंग 0 है। क्योंकि ये जो नेगेटिव वाली जो आदत है ना, ये पड़ती है तुक्का मारने से। तुक्का मारने से ही नेगेटिव मार्किंग होती है। पूरे साल भर में बच्चा चाहे तो अपनी नेगेटिव मार्किंग को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकता है। मेरी ये बात सुनकर जब आप पहला टेस्ट देने जाओगे और किसी को अगर ये लगता है कि मैं पहले टेस्ट में मेरी नेगेटिव मार्किंग 0 कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। होगी, पर ड्यूरिंग पूरे साल अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग 0 चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कौन कर सकता है? तुक्का कौन मारता है? जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, तैयारी नहीं कर रहा है, वो तुक्का मारेगा भाई। पर अगर तू तैयारी कर रहा है तो भरोसा रखना, तेरे 100 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, तेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। पहले टेस्ट में नहीं होंगे, फिर होंगे। पर एक बार अगर तेरे नेगेटिव मार्क स्टार्ट हो गए तो फिर क्या होगा कि जब जब तेरा स्कोर क्या होगा ड्यूरिंग एग्जाम कम होता जाएगा, तो तेरे दिमाग में क्लिक होगा कि यार पिछले वाले टेस्ट में तो मैंने क्या है किया था कि 200 मार्क्स थे। क्योंकि जब तू पेपर दे रहा होगा तब तेरे को पता है कि तूने 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 सही कर लिए, 30 कर लिए, तो तुझे पता है, वही कैलकुलेट कर लेता है कि कितने मार्क्स बनने वाले हैं। अब ये कम है तो इसको बढ़ाना कैसे है? पेपर तो हो नहीं रहा, तो तू तुक्का मारेगा, तो तेरा नेगेटिव मार्किंग कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जिससे एक एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है। हो सकता है कि तेरे को फिजिक्स कम समझ आता हो सकता है तेरे को केमिस्ट्री कम समझ आता हो, बायो में तो कोई दिक्कत। भाई यही 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चा का ऊपर नीचे चलता है। किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है। बायो तो आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होगा, तभी यहाँ बैठे हो। बोलो हाँ कि ना? तो हो सकता है कि तेरा फिजिक्स कमजोर हो सकता है, केमिस्ट्री कमजोर हो सकता है, तो तुझे अलग तरीके से खेलना पड़ेगा।
तो हमेशा अगर ट्रेडिशनली खेलता जाएगा ना, उससे काम नहीं चलेगा। अब तरीका बदल रहा है धीरे धीरे। तो क्या ये ऐसा एग्जाम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है? ऐसा एग्जाम तो नहीं है ना कि फिजिक्स में कम से कम 50 नंबर लाना है तभी सेलेक्ट होगा क्या, या केमिस्ट्री में कम से कम इतना लाना है तभी सेलेक्ट होगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो जो आपके स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा काम करिए, और जो आपके वीकनेस है, आपको लगता है कि भाई साहब ये वाला मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अरे हाँ कि ना? उस पर काम करते हुए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग को एकदम 0 पे ले जाना भाई। कहां ले जाना? पूरे साल भर तेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर टेस्ट हमें देना है। टेस्ट इसलिए नहीं देना है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, टेस्ट इसलिए देना है कि हमें टेस्ट से सीखना है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ड्रॉपर के हैं? पिछले साल ड्रॉप लिया था? माइक दीजिए इनको भाई, माइक दो इनको, जिनको भी मैं बात करना चाहता हूँ। पिछले साल के नोट्स तैयार हैं? हाँ बढ़िया एकदम। बढ़िया सर। तो अब बनाएगा कि नहीं? अब नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनाएंगे, मुझे यही सुनना था भाई। यस, ये सबसे बड़ी गलती है। जितने भी ड्रॉपर बच्चे सुन लेना भाई, तुमसे उम्र में भी बड़ा हूं और तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, और तुम्हारे जैसे कितने ही बच्चों को मेडिकल कॉलेज में बिठा चुका हूं, और तुम्हारे जैसे कितने ड्रॉपर वाले बच्चों को वापस रिपीट करते हुए देख चुका हूं। और हर साल ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो बच्चा ड्रॉप करके आता है ना, उसके बाद पहले से नोट्स बना हुआ है तो वो नोट्स नहीं बनाए। ये गलतियां वो हर बार करता है और बार बार करता है। शर्मा मत, डर मत। ऐसा नहीं है कि तेरे लिए अगर तू ऐसा बोल रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा तो सर तो मेरी मजाक उड़ा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ये थॉट प्रोसेस ही तो चेंज करना है भाई। इस साल जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। हो सकता है आपके पास अच्छे से अच्छे नोट्स हो, पर नोट्स जब आप बनाओगे ना तो एक कंसिस्टेंसी बनेगी, एक कंसिस्टेंसी बनेगी। आपके हाथों से लिखकर जो क्वेश्चन गुजरेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। आप नोट्स नहीं बनाओगे, उसका डिसएडवांटेज आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। मैं पिछले से पिछले साल की बात बताता हूँ। मैं विद्यापीठ में भी क्लास ले रहा था ऑफलाइन में। एक बहुत अच्छा बच्चा था, वो शायद तीसरा ड्रॉप कर रहा था, और वो इधर ही कोने में बैठता था कहीं पर, और मैं पूरे साल उसको देखता था भाई। मैं फिजिक्स पढ़ाने आता था, मेरी क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहता था वो, औरों का मुझे नहीं पता। मैं देखता हूं कि वो पेन चला ही नहीं रहा है भाई। एक आध बार मैंने बात करी उससे कि सर मेरे पास तो नोट्स बने हुए हैं, मैं तो आप पढ़ा रहे हो उसको देख लेता हूं। मैंने उसको समझाया पूरे साल भर, उसने बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो रिजल्ट उसको भी पता है और तुम्हें भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा, चीजें समझ आते थे उसको। क्वेश्चन पूछो जवाब देता था, ऐसा नहीं जवाब नहीं देता था। टेस्ट में भी ठीक ठाक स्कोर करता था, पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो मैं उससे कहता था कि भाई साहब इस बात का गुमान मत करिए कि आप पिछले साल कहीं और से पढ़ के आए हो, या आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स नहीं बनाओगे। नोट्स बनाने भाई, जब आपके हाथों से चीजें गुजरेगी ना तो आपको चीजें बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी भाई। और मैं कहता हूं जितना ज्यादा हो सके रफ वर्क करिए। एक बार नोट्स बना लिए, जितना ज्यादा हो सके लिख लिख कर याद करिए, लिख लिख कर क्वेश्चन करिए। वही मेहनत आपकी रिफ्लेक्ट होगी एग्जाम में। क्लियर है? हाँ बोलना भाई। हाँ भाई, भाई क्या आप में से किसी भी एक को लगता है कि मेरे पास कोई भी एक रीजन हो जिससे मैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं चाहूं? है क्या मेरे पास कोई एक रीजन? बता दे भाई, इतने सारे जने बैठे हैं कि मेरे पास एक कोई रीजन बता दे जिसकी वजह से मैं तेरा बुरा चाहूंगा कि तेरा अगले साल सिलेक्शन ना हो। इस दुनिया में दो ही लोग हैं, एक जो तुम्हारे टीचर है और तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इसके अलावा जो तेरे आसपास बैठा है ना, हो सकता है एक बार तो उसके भी दिल में आ जाए कि मेरा हो जाए इसका। अरे हाँ कि ना?
बाकी तेरे पेरेंट्स और जो टीचर तुझे पढ़ा रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे। वो देख उसके साथ अपनी दोस्ती पक्की कर रहा है कि भाई मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हम दोनों का होगा। ये तो सबसे बेस्ट सिलेक्शन है कि मेरे दोस्त का भी और मेरा भी हो भाई। पर अगर आप एक ड्रॉपर बैच में आए हो, पूरा साल लगाने अगर यहां पर आए हो, तो हमें यहां दोस्त बनाने नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास के सीट में कौन बैठा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए भाई। ये सच्चाई है। ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको साल भर के बाद याद आएगी। जब आप एक साल पूरी मेहनत के साथ दोगे ना, तो अपने आप रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। बीच में क्या होता है, ये दोस्त बना लिया, फिर दोस्त ने कहा कि भाई आज तो घूमने चलते हैं, वहां चलते हैं, मन कर जाता है भाई। इंसान हो, मशीन थोड़ी हो भाई कि नहीं सर हम तो पढ़ने में ही लगे रहेंगे। इंसान हो, मन होता है भाई, घूमने चले गए। तो कम से कम डिस्ट्रैक्शन रखे, कम से कम दोस्त रखे, उतने ही रखे, लिमिटेड रखे, और सिर्फ किस पे ध्यान दे, पढ़ने पर। और कभी लगे कि साहब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने घर के हालातों को देख लेना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना एक बार। अगर कभी भी लगे ना तुम्हें कि आज तो यार मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, बड़ी गर्मी है, सर्दी बहुत है, तो एक बार अपने पेरेंट्स को याद कर लेना भाई, उनके चेहरे देख लेना, उनसे बात कर लेना। कभी अगर पेरेंट्स को कॉल किया होगा ना भाई, या कॉल करोगे तुम इस पूरे साल भर में, आपको बताता हूं, और तुम कहोगे पापा 1000 रुपये चाहिए, क्या बोलोगे? 1000, 2000 भेजे जाएंगे, मैं लिख के दे दूं, किसी के भी पेरेंट्स और कॉल करके पूछेगा ना कि मम्मी क्या कर रही है। हो सकता है किसी की मदर खेत पे काम करती हो सकता है घर पे कोई काम करती हो, सिलाई का काम करती हो, या पापा खेती करते हो सकता है। अगर तो पूछेगा ना दोपहर के 12 बजे भी, तो जवाब एक ही मिलेगा कि हाँ खेत पे काम कर रही है, दूसरा जवाब नहीं आएगा। वो खेत पे ही काम कर रहे होंगे, उनको गर्मी नहीं लगती है क्या? उनको सर्दी नहीं लगती, उनके हाथ पैर नहीं दुखते, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो भाई कि सर नहीं, आज तो बहुत सारी क्लासें हो गई, कोई टीचर 2 घंटे की क्लास ले लेता है, 5 मिनट ज्यादा ले लेता है तो पीछे से हा उल्ला करने लग जाते हैं, नहीं सर छोड़ दो। पूरे साल भर कोऑपरेट करके चलना है और सिर्फ एक ही मेंटेलिटी से चलना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है, और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन होना चाहिए, संसाधन अपने आप जुड़ जाएंगे, बस मन में संकल्प का धन होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ जब हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो सर हमारा माइंड कहीं और रहता है, हाँ। तो उस वक्त सर हम क्या करें? बालक कह रहा है कि सर जब हम क्लास में प्रेजेंट रहते हैं तो हमारा माइंड कहीं और रहता है, जब हम घर पे रहते हैं तब भी हमारा माइंड कहीं और रहता है ना भाई। बहुत सारे बोझ लेकर हम घूम रहे हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बड़े दुख दर्द थे भाई, कोई छोड़ के चली गई, घर वाले भी दुख दे रहे हैं। तो जब आदमी इतना फंस जाता है अपने जीवन में, तो वो क्या सोचता है कि सब छोड़ छाड़ के क्या बन जाऊं, संन्यास धारण कर लूं। तो एक मठ में चला जाता है भाई। कहाँ चला जाता है? एक मठ में। उस मठ में एक बाबा हुआ करते हैं, उन्होंने उसको रख लिया भाई। अब वो वहां पर भी सारी चीजें छोड़कर जाने के बाद भी वहां पर अकेला बैठा रहता है किसी कोने में और चीजों को सोचता रहता है। सारी चीजें छोड़ के चला गया, पर वो सारी चीजें कहां भर रखी? यहां पर। वहां बैठ के भी यही सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो छोड़ के क्यों गया भाई? फिर वो बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं अपने पुराने टाइम को भुला नहीं पा रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि यार अभी ये पास वाला एक पहाड़ी है, उसके पार एक गांव है, वहां से खाने का निमंत्रण आया है, अभी तो अपन खाना खाने चलते हैं भाई, और तू भी चल भाई, है ना, क्या लोड ले रहा है जीवन में। चल गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि यार ये एक पत्थर है यहाँ पे बहुत बड़ा, इसको अपने कंधे पे रख ले। तो उसने पूरी बात मान ली और पत्थर को कंधे के ऊपर रख लिया। कंधे के ऊपर जब पत्थर रखा तो आदमी धीरे चलेगा कि तेज चलेगा? तो आज वो तो धीरे धीरे चलने लग गया व्यक्ति दो, और बाबा जी जल्दी जल्दी चलकर पहुंच गए और गांव में कोई पेड़ हुआ करता था, वहां जाकर बैठ गए।
पर उस आदमी ने वो पत्थर नीचे नहीं रखा, उस पत्थर को लेकर उड़ते पड़ते वो भी थोड़ी देर बाद गांव में पहुंचा। जब बाबा जी उसके तरफ देख रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। तो उसने कहा कि यार आप तो मुस्कुरा रहे हो, मेरे को ऊपर पत्थर रख दिया है, मैं इतना परेशान हो कि इस पत्थर को यहां तक लेकर आया और आप मुस्कुरा रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तो बाबा ने बोला कि भाई मैंने सिर्फ पत्थर उठाने का बोला था, उसको कंधे पर रखकर ढोने का नहीं बोला था। तो ये जो चीजें हमारे मन में भरी हुई है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आपके मन में चीजें भरी हुई हैं किसी को लेकर, उसको छोड़ दे भाई। हम कितना भी ओवर थिंकिंग कर ले, क्या हमारे करने से कुछ सोचने से कुछ बदल सकता है क्या? जो हमारे हाथों में नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अपना घर छोड़ के आया होगा तो घर के बारे में सोच रहा होगा बैठ के यहाँ पर, अरे हाँ कि ना, पता नहीं मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे, कहीं मम्मी बीमार तो नहीं है, पापा की तबीयत खराब तो नहीं है। पर क्या आपके सोचने से सारा सही हो जाएगा क्या? आपको सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो आप सिर्फ क्या कंसंट्रेट करें कि आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। आपको 1 साल दिया है घर वालों ने आपको प्रूव करने के लिए कि रिजल्ट कैसा भी रहे पर तो जी जान लगा दे। तो इस बारे में मत सोच के पैसा कहां से आएगा, तेरे रहने का जुगाड़ कहां से होगा, वो सब हम देख लेंगे। अगर साल भर के दौरान कोई तकलीफ भी उनको आएगी ना तो तुम्हें कभी नहीं बताया जाएगा। अगर कोई बालक बाहर रहा है साल भर में, घर में कोई समस्या आई हो, फाइनेंशियली आई हो या फिर घर में कोई समस्या हुई हो, किसी से लड़ाई हो गई या ये हो गया, आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा, आपको कभी भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता मेरे भाई, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे तब तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप देख रहे होंगे कि लोग घर छोड़ के वापस क्या करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भाई मेहनत तो करनी है जीवन में, आप कभी भी करिए, एक बार करनी पड़ेगी भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो आप हो। क्लियर है? सोचना ही बंद कर दे, बस सिर्फ पढ़िए। और पढ़ने के बाद ये भी मत सोचिए कि आज अगर मैं 17 घंटे पढ़ लिया, या आज तो सर मोटिवेशन देके गए हैं 18 आवर में पढ़ूंगा। भाई क्या पढ़ूंगा? 18 आवर। और कल मैं क्या करूंगा? कल मस्त सो रहा है बेटा 4-5 दिन तक, 18 घंटे पढ़ लिया ना। एक दिन में नहीं पढ़ना होता है मेरे भाई, आप निरंतर पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, भले ही आप 6 घंटे पढ़िए पर आप रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में मत सोच, वो तो प्रोसेस है, उससे सबको गुजरना पड़ेगा। इस जर्नी के दौरान आपको दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब भी मां कितने दर्द से गुजरती हैं, अरे गुजरती है कि नहीं गुजरती है? तो कोई भी जो नया चीज होती है जीवन में या कुछ भी अगर नया होता है तो उसके लिए दर्द से गुजरना पड़ता है भाई। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है, तो आपको भी दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना दर्द से गुजरे, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। किसी को लगता है कि किसी को देख के एक आध को यार सर उसका तो हो गया था, नहीं हुआ था भाई, उसने मेहनत करी थी इसीलिए हुआ था। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ भाई बोल। सर जब स्टडी टेबल पर फोकस करके बैठे हैं हम, हाँ। तो कोई रैंडम थॉट आ जाता है जिससे सारा टाइम उसी सोचने में लग जाता है। यही बात, ये सेम क्वेश्चन इसका था कि जब हम फोकस करके बैठते हैं ना भाई, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई भी रैंडम थॉट आने लग जाता है। होता है? वैसे तेरे दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं भाई? वैसे तो नहीं आते, ठीक है, जोक ऑफ द पार्ट है भाई। रैंडम थॉट ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेरे दिमाग में ही आता है, सबके साथ होता है। अगर पेपर डिफिकल्ट एक जने के लिए तो सबके लिए है। अगर थॉट्स तेरे दिमाग में आते हैं तो इसके दिमाग में भी आते हैं, इसके में भी आते हैं और मेरे में भी आते हैं भाई। तो क्या उसको मुझे ही कंट्रोल करना पड़ेगा?
हो सकता है कि अगर तू फिजिक्स पढ़ रहा हो और तेरे दिमाग में कुछ अलग थॉट चल रहे हो, तेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस टॉपिक को पढ़ने में, उसको चेंज कर दूसरा टॉपिक पढ़ ले। अल्टीमेट एक ही सॉल्यूशन है कि हमें कुछ भी हो पढ़ना नहीं छोड़ना, और कम से कम टाइम पे। हो सकता है कि एक बालक है जिसके दिमाग में रैंडम थॉट आ रहे हैं, और मान लो कुछ टहल लेने से या फिर थोड़ा सा घूम के आ जाने से वो अगर थॉट्स खत्म हो जाते हैं तो 2-5 मिनट आप घूम लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे भी थॉट्स आते हैं तो घर वालों से बात कर लीजिए, उनसे हालचाल पूछ लीजिए, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा भाई। बाकी तरीका एक ही है कि तेरे थॉट्स मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, कि मेरी आत्मा तेरे अंदर घुस जाए, तेरी आत्मा को झापट मारे और कि चल क्या सोच रही है रे, ठीक है। और कोई पूछना ये है कि बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई तूने पूछा है। एक बार की बात है, ध्यान से सुनना, कि डॉक्टर साहब तैयार थे एकदम हॉस्पिटल में भाई। डॉक्टर साहब तो बन गए, मरीज आ गया ओटी में, ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब से पूछा कि तैयारी हो गई? कि हाँ एकदम तैयार हैं। कि किसके लिए? कि आई एम सॉरी बोलने के लिए। फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं भाई? क्या अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हो, ओटी के अंदर, और ओटी के अंदर केस क्रिटिकल है, तो क्या आपको इंस्टेंट, भाई ये तो सबको पता है हर डॉक्टर को कि साहब क्या दवा लगेगी क्या नहीं लगेगी, पर क्या आपका माइंड उस टाइम पे काम करना चाहिए कि अगर कोई मेथड ये वाला काम नहीं कर रहा है तो क्या दूसरा मेथड अप्लाई किया जा सकता है? क्या इतनी सोच डेवलप करनी होती है? अरे हाँ कि ना? ध्यान से सुनना, फिजिक्स में ये नहीं आएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, कि एक झापट मारो उधर से भी आएगी, ऐसा नहीं आएगा भाई। जब तक आपका ये माइंड डेवलप नहीं होगा उस डॉक्टर का, तो फिर उस ओटी में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भाई। और आजकल जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है मेरे भाई। सीटीसी का नाम सुना है? एमआरआई का नाम सुना है? सुना है ना? अब पता ही नहीं है कि एमआरआई कराने चले गए भाई, एमआरआई के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बहुत सारी, और एमआरआई कराने गए, सारे जेवर पहना दिए, सोना चांदी, और घुसा दिया भाई। फिर फिजिक्स काम करेगी कि क्या काम करेगी? करेगी ना मेरे भाई। फिजिक्स नहीं तो समझा है कि भाई अगर वहां पे कोई आप अगर मेटल वाली चीज पहन के चले गए तो वो जिंदा इंसान वापस नहीं आएगा एमआरआई से, फिर उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिजिक्स का बहुत बड़ा यूज है मेरे भाई। जब आप वहां जाओगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीजों में काम आएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आपके सिर्फ डॉक्टर बनने से ही काम आएगी, आपके डेली लाइफ में भी तो काम आती है भाई। नहीं आती क्या? कॉपी में क्यों लिख पाता है? कॉपी में क्यों लिख पाता है? कि फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? किसी डॉक्टर को पर्ची बनाकर देगा तो पेन से लिख क्यों पाते हैं? पता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं हो पाता तो पर्ची कैसे लिख के देता बेटा? बहुत सारी चीजें जिनमें हमें लगता है कि यार ये कोई बताने की बात है क्या? फिजिक्स नहीं होती तब भी तो लिख के ही दे रहा होता। नहीं मेरे भाई, अगर वो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं दिया होता तो क्या इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो पाती? उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम हो पाता? आज आपके कोई भी बीमारी होती है तो उसका हम क्या करते हैं? कोई भी इक्विपमेंट्स हैं उससे हम उसकी फटाफट से जांच करवा लेते हैं। ये सब संभव किसकी वजह से हुआ? फिजिक्स की वजह से। क्लियर है? और कोई? फिजिक्स जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हाँ सर, किसी कंसेप्ट, जैसे हमने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया हाँ। और उस पर हमने कोई सवाल कर लिया, तो उस सवाल को बार बार करना जरूरी है, उस कंसेप्ट पर अदर सवाल और करना जरूरी है? कोई कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, बालक का क्वेश्चन ये है, तो उस कंसेप्ट पे आपको बार बार सवाल करना है या फिर वो हमने एक सवाल किया उस कंसेप्ट, उसी सवाल को बार बार रिवाइज करना उस सवाल को बार बार नहीं करना है। मेरी बात सुनिए, फिजिक्स को पढ़ने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है? या तो मैं क्या करूं, आपको एक ही फॉर्मूला पे 10 क्वेश्चन करा दूं। एक मैं कराऊं
और एक तुम करो, फिर एक मैं कराऊं और एक तुम करो, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा भाई। तुम क्लास से बाहर निकलते कहोगे एक मास्टर आया था भाई, क्या पढ़ाता है भाई, एक एक क्वेश्चन करके आया हूं मैं। या फिर 10 कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन कराऊं, कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें और सेकंड वाले हाथ खड़ा करें। 23 लाख में से 1 लाख का सिलेक्शन क्यों होता है, शायद पता चल गया होगा। तो सही तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का, एक क्वेश्चन के एक कंसेप्ट के 50 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। 10 कंसेप्ट के 10 क्वेश्चन कर ले, उससे सिलेक्शन होगा। तुझे क्लास में लगेगा अच्छा कि वाह क्या पढ़ा रहा है यार, पर जब एग्जाम होगा तब फिर बच्चा क्या करेगा? मास्टर को गालियां दे रहा होगा। क्लास में तो सर सब कर लेता हूं, ये तुम ही लोग बोलते हो सर क्लास में आप कराते हो, कर लेते हैं। मास्टर को पता है कि खेलना कैसे है। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं कि एक बच्चा क्लास में जाने के बाद ढोक देने लग जाएगा कि अरे यार क्या पढ़ा रहा है भाई, और मैं ऐसे भी करा सकता हूं कि 2-4 जने बोलेंगे यार मस्त पढ़ा रहा है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 10 कंसेप्ट आप 10 ही क्वेश्चन कराइए, बाकी हम करेंगे सर, हमारे पास मटेरियल है, डीपीपी हैं, मॉड्यूल हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके करने से होगा। क्लियर है? तो यही माइंडसेट बदलना है मेरे भाई। एक क्वेश्चन मैं करो, एक तू करेगा, अबे गधाई कर लेगा। 10वीं के बच्चे को उठा के ले आऊं यहां में और उससे कह दो ले भाई ये है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 का वैल्यू 5 है, Q2 का वैल्यू 2 है, R का मान 1 है और K का मान बेटा 9 × 10 की पावर 9 है। करो रे कि लो सर। फिर मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन कि बेटा देख Q1 का मान 3 है, Q2 का मान 1 है, R का मान 5 है। तो मजा तो आएगा ही ना भाई कि वाह यार, पर दिस इज नॉट राइट टेक्निक। अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट कराइए भाई, मल्टीपल कॉन्सेप्ट ट्राई करिए आप, और घर पे अपने आप को झोंक दो भाई। टीचर ने अगर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कराया है तब भी बहुत अच्छी बात है। आप घर पे खुद भी करिए ना, पेपर देने आपको ही जाना है कि टीचर जाएगा? तो उसका रिवीजन क्यों करा रहा है भाई? खुद का रिवीजन करिए घर पे एक कॉन्सेप्ट में। अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, करिए, पर क्या मेरा इसे एक फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन डाटा बदल बदल के कराना सही बात है? कोई भी कर लेगा भाई। इन चीजों का ध्यान रखिए भाई। आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट कराइए, मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन करिए, पर एक कॉन्सेप्ट पे एक ही वैरायटी के मल्टीपल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच वाले हो, कुछ तो आता ही होगा। अरे कुछ तो पढ़ाइए भाई। ऐसा थोड़ी है कि 10th से सीधा 11th में उठ के आ गए, जो दिख रहा है वही नया दिख रहा है, कि कौन सी दुनिया में आ गए भाई। ऐसा तो बिल्कुल भरोसा रखिए कि आपने चीजों को देखा है, समझा है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, आप कर पाओगे। समय लगेगा, पहली बार में नहीं होगा। हो सकता है पहली बार में आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में करेंगे सर। मेरे साथ में कोई बालक बेटा है सर, उसको तो 1 बार कराते हैं और 1 बार में आंसर दे देता है सर। मैं 2 बार करता हूं तब भी नहीं दे पाता हूं। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें भाई? उसका आईक्यू अलग है, तेरा आईक्यू अलग है। हो सकता है कि जो काम वो करता है वो 1 बार में कर लेता होगा, और अगर मुझे वो काम करने में 2 बार करना पड़ता है, 2 बार उस क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ता है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। इस बात को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में सबसे अलग हो, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन को करने में मुझे 10 गुना टाइम ज्यादा लगता हो, तब भी मुझे क्वेश्चन करना नहीं छोड़ना है। आप किसी से कंपेयर मत करिए, इसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, मेरे कम मार्क्स आते हैं। आते होंगे भाई, सर नहीं मैं तो फोन करके पूछता हूं उससे कि भाई मैं तो 1 घंटे ही पढ़ता हूं सर, मैं तो दिन रात लगा रहता हूं, फिर भी मेरे कम मार्क्स आते हैं। हाँ तो भाई उसका आईक्यू अलग है, तुझे ज्यादा मेहनत करने, तुझे सिंपल समझ लेना है
तेरा सिलेक्शन होना नहीं होना सब कुछ टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई टीचर कभी जीवन में किसी का सिलेक्शन नहीं कराता, ये बात जीवन में हमेशा याद रखना। हाँ हाँ बेटा माइक दे दीजिए इसको। तुम लोगों ने पता है क्या मेंटलिटी बनाई हुई है कि तुम्हारा सिलेक्शन तुम नहीं कराओगे, कौन कराएगा? टीचर। जबकि ऐसा आज दिन तक इतिहास में नहीं हुआ मेरे भाई। टीचर आपके लिए क्या कर सकता है? रात भर जाग सकता है, डाउट बता सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा भाई? पेपर थोड़ी दे के आएगा तुम्हारा यार। हाँ बेटा बोलो। मतलब जैसे मेडिकल कॉलेज जो रहता है उसकी जो पढ़ाई रहती है वो हिंदी में क्यों नहीं करवाई, जबकि हिंदी तो अपनी मातृभाषा है और यहाँ से बच्चा नीट निकाल भी लेता है हिंदी मीडियम से बहुत मेहनत के बाद, बट उसके बाद उसे बाद में फेस इंग्लिश ही करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? कन्या का डाउट है कि सर पहली बात मेडिकल कॉलेज में हमारी जो पढ़ाई है वो हिंदी में नहीं करवाई है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। बेटा बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना। या बीटेक वाले कोर्सेस में भी जाओ, कोई सा भी जो बड़ा कोर्स होता है वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, या फिर हम अपने आप को थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम। भले ही हम सेम कॉलेज में, सेम ब्रांच में, सेम टेबल पर बैठे हैं, एक इंग्लिश मीडियम का बालक या कन्या है और एक हिंदी मीडियम का बालक या कन्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि यार नहीं, ही इज बेटर देन मी। अरे हाँ कि ना? अरे आता है ना? अब क्यों नहीं कराई है, इसका रीजन तो क्या है कि देखो, जो जब सिस्टम बना या आपके कोई भी जो दवाई आती है वो सारी किस में लिखी होती है? सब में इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं। वो तो एक सिस्टम का पार्ट है, क्लियर है? उस सिस्टम को बदलने में समय लगेगा। आपने सुना होगा अभी एमपी में कुछ 2-1 कॉलेज है जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होना स्टार्ट हो गया है। एक सिस्टम को जब बदलने में क्या लगता है? समय लगता है बेटा। जैसे आपने सुना है कि हमारे इंडिया में कितना वोल्टेज आता है? 220, और फॉरेन में 110 वोल्ट। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि इंडिया में 220 वोल्ट क्यों है, 110 वोल्ट क्यों नहीं है? क्लियर है? क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, जैसे पंखा चलता है या फिर टीवी चलती है, ये सब किस पे चलते हैं? 220 पे। अगर आपको 120 वोल्ट 110 वोल्ट पे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे उपकरण 110 वोल्ट के बनाने पड़ेंगे। वो एक बार सिस्टम बन गया पहले का, क्योंकि हमारे देश में किनका राज था? तो मेरी बात समझ गई होगी शायद कि ये सारा सिस्टम किसकी वजह से चेंज हुआ? उनकी वजह से। जितने भी हायर एजुकेशन थी, हायर अथॉरिटी थी, वो सारे के सारे डेवलप किसने करी थी स्टार्टिंग में? उन लोगों ने। पर धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। पर मैं आपको बताता हूं, मैं भी हिंदी मीडियम से था, मैंने भी बीटेक किया है। मात्र 1 महीने आपको दिक्कत आएगी चीजों को समझने में और लिखने में, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, अगर आपका आस पड़ोस का कोई बालक या कन्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो जो हिंदी मीडियम का बालक है, एवरेज बालक, उसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा अंग्रेजी वाले बालक से। अंग्रेजी वाला बीच में लटका हुआ होता है, उसको ना ढंग से हिंदी आती है। तो चाहे तो आज ही जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, तेरे आसपास हो, उससे उसका मतलब पूछ लेना। अगर वो 2-4 अंग्रेजी के वर्ड बोलता है, उससे पूछ लेना कि इनको समझा दे बस। क्योंकि जो ये लैंग्वेज हैं, ये क्या है? लैंग्वेज सिर्फ एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया है। अगर हमें हिंदी में बढ़िया समझ आता है तो आपको अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? और धीरे धीरे जब आप उस सिस्टम में जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे भाई। क्लियर बेटा? कि क्यों बनाया उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्यों बनाया है और क्यों नहीं बनाया। किसी का और डाउट है? मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पूरे साल भर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। अरे हाँ कि ना? और एक शायरी उनके लिए भी जो पेपर होने के बाद बोल रहे थे कि साहब तेरा तो हमें पता था कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों से भी बोला होगा शायद, या बोलने वाले हो अभी आपको मिले ना हो, कि खोटे सिक्के जो चले नहीं कभी बाजार में, खोटे सिक्के जो चले नहीं कभी बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। थैंक यू सो मच।
और जीवन का नाम संघर्ष है मेरे भाई। जीवन में संघर्ष से कभी मत घबराना, हमारे खून में संघर्ष बसा है। हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां पर संघर्ष को ही सब कुछ माना जाता है। आज भी हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं तो दिन रात मेहनत करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर शायद खेती बाड़ी से जुड़े होंगे। कितने जने हैं जिनके घर वाले खेती बाड़ी करते हैं? इवन मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि खेती बाड़ी करने में कितना संघर्ष लगता है। तो खून में बसा है संघर्ष। तो अब बारी है सिर्फ करके दिखाने की। क्लियर है? थैंक यू।